नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रद्युमन कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी एम्पोरियम यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक की बात कर रहे हैं वो टॉपिक हमने लिया है केंद्रीय विद्यालय संगठन की टीजीटी परीक्षा जो 2017 में हुई थी, उसमें पूछे गए सामान्य हिंदी के प्रश्न। दोस्तों, 17 में सामान्य हिंदी से केवीएस टीजीटी में 15 प्रश्न पूछे गए थे। इस बार सिलेबस चेंज हो गया है, थोड़े कम प्रश्न हिंदी से पूछे जाएंगे, लेकिन ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं हिंदी की तैयारी करने में एक रूपरेखा प्रदान करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, फ वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। दोस्तों, हमें फ वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं: मूर्धा, तालु, कंठ, ओष्ठ। दोस्तों, इसका आंसर है डी, ओष्ठ। ऑप्शन डी, ओष्ठ या ओठ। आइए दोस्तों, एक बार देख लेते हैं हमारे जो स्पर्श व्यंजन हैं उनकी आवाज़ या उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। अगर हम वर्णमाला की कैसे अक्षर होने वाली लाइन की बात करें तो उसे बोलते हैं कवर्ग, जिसमें कै ख गै घ अंग कवर्ग, और यहाँ आवाज़ आती है कंठ से, यह उच्चारण स्थान है कंठ। अगर चवर्ग की बात करें, चवर्ग का उच्चारण स्थान है तालु। टवर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। तवर्ग का उच्चारण स्थान है दंत्य। और पवर्ग का उच्चारण स्थान है ओठ। तो हमारा फ वर्ण यहीं पर आता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है ओष्ठ सही है यहाँ पे। दोस्तों, एक बार फिर देख लीजिए, कैसे मैं तक हमारे जो स्पर्श व्यंजन हैं उनकी संख्या है 25, और ये 5 वर्गों में विभाजित है। वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग उच्चारण स्थान कंठ, चवर्ग उच्चारण स्थान तालु, टवर्ग उच्चारण स्थान मूर्धा, तवर्ग उच्चारण स्थान दंत्य, पवर्ग उच्चारण स्थान ओष्ठ। दोस्तों, अगर हम व्यंजनों के भेद की बात करें तो व्यंजनों के 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन जो हमने अभी पढ़े हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, टोटल मिलाकर 25 हैं। तो स्पर्श व्यंजन है 25। अंत्यस्थ व्यंजन ये 4 हैं, य, र, ल, व। और उष्म व्यंजन ये भी 4 हैं, श, स, है। तो दोस्तों, अगर हम अंत्यस्थ व्यंजन की बात करें तो उच्चारण के समय जो हमारी जीभ है वो मुंह के किसी विभाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। तो हमें याद रखना है, अंत्यस्थ व्यंजन है 4, य, र, ल, व, और जीभ मुंह में पूरी तरह से किसी विभाग को स्पर्श नहीं करती। और अगर हम बात करें श, स, है की बात करें तो मुंह से जो वायु आती है वो तेज गति से रगड़ खाने के कारण गर्म होकर निकलती है। आप देख सकते हैं, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर इस तरह की उच्चारण स्थान बताने वाला कोई भी प्रश्न आता है, आप यहाँ से उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमने लगभग सारे इसमें लिख लिए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, कवर्ग कंठ से आवाज़ आती है, चवर्ग तालु से आवाज़ आती है, टवर्ग
मूर्धा से आवाज़ आती है, तवर्ग दंत्य से आवाज़ आती है, पवर्ग ओष्ठ से आवाज़ आती है। तो ये थे हमारे स्पर्श व्यंजन 25। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य र ल व। उस व्यंजन 4 है, श स है। अंत्यस्थ व्यंजन में जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। उस व्यंजन में मुंह से वायु तेज गति से रगड़ खाने के बाद गर्म होकर निकलती है। तो यह था हमारा पहला प्रश्न। आशा करता हूँ आपको इससे कुछ मदद मिलेगी। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। प्रश्न 2, तो हमारा प्रश्न 2 है, ने किस कारक की विभक्ति है? सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों आपने बहुत बार पढ़ा होगा विभक्ति में कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन सी करेक्ट है। लिख सकते हैं हम सी कर्ता। लेकिन हमें याद रखना है कि कारक मतलब क्रिया को करने वाला, और ये संज्ञा और सर्वनाम हो सकते हैं, और उनका क्रिया के साथ जो शब्द संबंध बनाते हैं उनको बोलते हैं कारकीय चिन्ह या विभक्ति चिन्ह। तो हमें कारक और विभक्ति चिन्ह याद करने हैं। कर्ता कारक, कर्ता ने, कर्ता कारक कर्ता ने, कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने, कर्म का को, करण का करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। संबंध कारक, संबंध बनाने में राम का भतीजा, उस तरह से का के की ना ने नी। अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। तो हमने कारक देखे, उसके विभक्ति चिन्ह देखे। कर्ता कारक एक बार फिर से देख लीजिए। कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह ने, कर्म कारक विभक्ति चिन्ह को, करण कारक विभक्ति चिन्ह से के द्वारा, संप्रदान कारक को के लिए, अपादान कारक विभक्ति चिन्ह से अलग होने के लिए इसको प्रयोग करते हैं। संबंध कारक का के की ना ने नी और बहुत सारे हो सकते हैं। अधिकरण कारक में पर, संबोधन कारक हे ओ अरे। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न संख्या 2। अब हमारा प्रश्न 3 है, निम्न शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। तो महीना हमारा बिल्कुल सही है, अनुग्रह ये थोड़ा गलत है, क्रिया सही है, सप्ताह सही है। यहाँ अनुग्रह के बजाय अनुग्रह होना चाहिए, थोड़ा सा अंतर है। तो हमारा सही जो है शब्द ये है, तो यहाँ पर यही गलत है। इसका आंसर बी सही है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अनुग्रह होना चाहिए इसके स्थान पर। दोस्तों आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। यह हमारा प्रश्न संख्या 4 है। यहाँ पर आया था, शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द। और दोस्तों 2 इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे इस परीक्षा में। 15 में से वाक्यांश के लिए एक शब्द से 2 प्रश्न थे। तो शक्ति की उपासना करने वाले को कहते हैं शाक्त। यह हमें याद रखने हैं। बहुत सारे वाक्यांश हमें याद करने पड़ेंगे अगर हमें मिलते हैं परीक्षा में, तो सही करने हैं। फिर यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, अपराह्न और मध्याह्न से संबंधित प्रश्न था। प्रश्न संख्या 5, जो कम बोलता हो उसको मितभाषी बोलते हैं। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, दोपहर का समय मध्याह्न, यहीं से प्रश्न था। प्रश्न संख्या 5, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, जो शुद्ध न किया गया हो अपरिमार्जित, हाथ से लिखी हुई पांडुलिपि, मोक्ष चाहने वाला मुमुक्षु, कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध। तो दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें याद करने हैं। आप ज़रूर तैयारी करते रहिए और यहाँ से आपको मदद मिलेगी ये समझने में कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2017 में ये प्रश्न पूछे गए थे। देखते हैं अगला प्रश्न। ये तो बहुत आसान प्रश्न आया था।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम होते हैं। ये संज्ञा है राधा, वह सर्वनाम है। सुंदर संज्ञा है, विभीषण संज्ञा है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हुआ बी, वह। वह, वे, तुम, आप, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। प्रश्न संख्या 7, उन्मूलन। उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? उन्मूलन दोस्तों होता है उखाड़ना, किसी चीज़ को उखाड़ना। तो रोपण मतलब उगाना, उन्मूलन उखाड़ना, रोपण उगाना, विलोमन अनुकूलन विनाशन, इन ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि हमारा आंसर है ए, रोपण। दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 8। इसमें अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना था। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। लड़की दौड़ती है, सही है। शहर अच्छा है, सही है। होटल ठीक है, सही है। बादशाह खांसती है, यही गलत है। ये वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य है। तो हमारा यही आंसर होगा सी, बादशाह खांसता है, इसकी जगह ये होना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 9, आंखें चार होना। मुहावरे का अर्थ, आंखें चार होना मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, हमने समय बचाने के लिए ऑप्शन नहीं लिखे। आंखें चार होने का मतलब है प्रेम होना। तो हमारा एक ऑप्शन सही था जिसमें से प्रेम होना इसका सही आंसर है। अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरों से मतलब, ये देखिए आप 2 प्रश्न पूछे गए थे तो मुहावरे भी हमें याद करने हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। प्रश्न संख्या 11 जो कि लोकोक्ति से था, नाच न आवे। बहुत बार आपने यूज़ किया होगा, बचपन से यूज़ करते आ रहे होंगे, बहुत बार सुना भी होगा। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, या नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो हमारे प्रश्न हो गए 11। 4 प्रश्न हमारे बाकी हैं दोस्तों। आइए बचे हुए 4 प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ से आपको हिंदी के तैयारी करने में थोड़ी मदद मिलेगी, किस तरह से तैयारी करनी है। इसके बाद हम 2018 के प्रश्न भी आपके लिए लेकर आएंगे। प्रश्न संख्या 12 हमारा जो है संधि से संबंधित था। निम्नलिखित विकल्पों में से देवालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। देवालय तो 4 ऑप्शन है, देवा प्लस लय, देवा प्लस लय, देव प्लस आलय, दे प्लस वालय। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है ये सही है, देव प्लस आलय। इसी तरह के कुछ शब्द हमने यहाँ पर लिखे हैं क्योंकि देव प्लस आलय ये दीर्घ संधि से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि के कुछ शब्द हमने लिखे हैं, 4 शब्द लिखे हैं। विद्यालय, विद्या प्लस आलय दीर्घ संधि है। रामानंद, राम प्लस आनंद दीर्घ संधि है। धनादेश, धन प्लस आदेश दीर्घ संधि है। अश्वारोही, अश्व प्लस आरोही दीर्घ संधि है। एक और प्रश्न आया दोस्तों संधि से ही, और यह भी दीर्घ संधि से ही जुड़ा हुआ है। छात्रावास, छात्रावास। तो सेम ऊपर की तरह हम इसको कर सकते हैं, छात्र प्लस आवास। हमें यहाँ पर संधि नहीं करनी है, संधि का नाम बताना है। तो यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। तो संधि हमें अच्छे से करनी है। 2 प्रश्न यहाँ संधि से संबंधित पूछे गए थे, सभी संधि आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किस शब्द में ए उपसर्ग है? सही विकल्प बताइए। अमर, यहीं पे ए उपसर्ग है, यहाँ पर अति उपसर्ग है, यहाँ पर अधि उपसर्ग है, यहाँ पर अनु उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे से आपको एक बार उनको देख लेना है। प्रश्न संख्या 15, शीला आई और अंधे को सहारा दिया। जहाँ भी और शब्द से वाक्य जुड़ते हैं वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। वैसे हम ऑप्शन एलिमिनेट करके भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन एलिमिनेट करने में देखते हैं दोस्तों, शीला आई और अंधे को सहारा दिया, नकारात्मकता बिल्कुल नहीं है यहाँ पर,
ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। प्रश्नवाचक कोई चिन्ह भी नहीं है, प्रश्न की कोई बात भी नहीं है, ये भी ऑप्शन आउट हो गया। अब हमें संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य से देखना है। अगर आपने हिंदी में इनको नहीं पढ़ा है, इंग्लिश में पढ़ा होगा। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस। तो ये कॉम्प्लेक्स है, ये कंपाउंड है, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य है, कंपाउंड है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे हमारे 15 प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, हम आपके लिए और क्या अच्छा कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर दूसरों को भी इसकी सलाह दें, यानी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।